नमस्कार, स्वदेश आहार में आपका स्वागत है। और आज की हमारी बड़ी खबर है भारतीय शेयर बाजार के अंदर जो बड़ा आज हमने सेल ऑफ देखा है। अगर आप इस साल की बात करें तो इस साल में हालांकि भारतीय शेयर बाजार अपने हाई से गिरे हैं, मगर अगर आप इसकी तुलना विदेशी बाज़ारों से करें तो नैस्डैक के अंदर 10% से भी ज़्यादा गिरावट आई है। बिटकॉइन पूरी तरह से रिवर्स हो चुका है। कच्चे तेल के दाम में अर्थात क्रूड ऑयल के दामों के अंदर भी डबल डिजिट इस साल गेन देखने को मिला है। तो क्या भारतीय शेयर बाज़ार एक आइसोलेशन में आज गिरे हैं, या फिर हमें खुश होना चाहिए कि ग्लोबली इस समय काफ़ी अफरा तफरी मची हुई है, उसके बावजूद भारतीय शेयर बाज़ार गिरे हैं मगर कम गिरे हैं? क्या हमें इंटरनेट कंपनीज में इस समय निवेश करना चाहिए जो कि पिछले कुछ महीनों की हाई फ्लायर्स थी, ज़ोमैटो, नाइका, रेडगेन? तो इस समय शेयर बाज़ार में बजट से पहले इंटरनेट कंपनीज और ग्लोबल पिक्चर को लेते हुए निवेशकों को क्या करना चाहिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पे शंकर शर्मा जी जुड़ रहे हैं। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन व्हाट्सोएवर। शंकर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। शंकर, एक हम रिलेटिव बात कर सकते हैं, एक हम एब्सोल्यूट बात कर सकते हैं। एब्सोल्यूट टर्म्स में आज का दिन शेयर बाज़ार के लिए ख़राब था, मगर रिलेटिवली दुनिया में जिस प्रकार की गिरावट आ रही है उसको देखते हुए भारतीय शेयर बाज़ार आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, आज नहीं कर रहे हैं, बट अभी तक अगर देखा जाए पिछले महीने भर से कम इंडिया ने रिलेटिवली स्पीकिंग अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और मेरा ये मानना है निकुंज कि ओवरऑल ग्लोबली अगर इक्विटीज की दशा को हम देखें तो ये कोई सरप्राइज नहीं है जो ये पिछले महीने डेढ़ महीने से जो हो रहा है। एंड मैं इसका रीजन एक ठोस कारण बताता हूँ। ठोस कारण ये है कि लास्ट ईयर मिडिल ऑफ द ईयर में मैंने अपने जो क्वांटिटेटिव एनालिस्ट हैं उनको कहा कि मुझे जरा लॉन्ग टर्म डेटा दिखाओ, 100 साल का इतिहास दिखाओ कि कितनी बार ग्लोबल मार्केट्स ने लगातार 2 साल और 3 साल पॉजिटिव रिटर्न देने के बाद उसके अगले साल भी पॉजिटिव रिटर्न दिया हो। तो अगर 2 अप ईयर हुए हो तो थर्ड ईयर कितनी बार अप ईयर हुआ, अगर 3 साल लगातार अप ईयर हुए हो तो चौथे साल कितने बार अप ईयर हुआ। और डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग था कि 2 साल अगर लगातार अच्छे अप ईयर्स हो तो थर्ड ईयर की प्रोबेबिलिटी 50% है। तो मतलब इट कैन बी अप और इट कैन बी डाउन ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। लेकिन अगर 3 साल अप है कंटिन्यूअसली, देन फोर्थ ईयर को डाउन होना ऑलमोस्ट 100% प्रोबेबिलिटी है। तो ये डेटा मुझे लास्ट ईयर मैंने ख्याल जून जुलाई अगस्त के आसपास ये डेटा नजर आया। तो कम से कम इतना तो क्लियर हो गया कि 2022 में ऑन अ ग्लोबल बेसिस मार्केट्स को वो अपवर्ड मोमेंटम नहीं मिलेगा जो हमें 19, 20, 21 3 लगातार सालों में नजर आया। तो कम से कम आदमी प्रिपेयर्ड था इस चीज के लिए। अब इसके आगे क्या है, दैट्स अ रियल क्वेश्चन। द क्वेश्चन रियली इज दैट आई थिंक ग्लोबली ये साल डिफिकल्ट है, ये सबको नजर आ रहा है। बहुत एक्सेसेस हो गई है ग्लोबल मार्केट प्लेस में अगर आप देखें तो। और मार्केट प्लेस में सिर्फ इंटरनेट के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, इट्स नॉट अ पन, बट रियलिटी इज दैट कि अगर आप स्टार्टअप वैल्यूएशंस ही को एक मापदंड पकड़े तो जो बबल हमें नजर आया है इनमें वो मतलब बोलने लायक ही नहीं है। मतलब आज की डेट में जीरो रेवेन्यू कंपनीज, 200 मिलियन, 500 मिलियन, बिलियन डॉलर वैल्यूएशंस, इस तरह की किस बात के क्या क्या आधार है, क्या मापदंड है, क्या लॉजिक है? कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट कि यार ग्रेटर फुल थ्योरी है कि आज हमने डाल दिया, अब हमसे कोई ज्यादा बेवकूफ आदमी आके हमें इस पोजीशन से एग्जिट दिलाएगा। तो ये ग्रेटर फुल थ्योरी ऑफ पासिंग द पार्सल, म्यूजिकल चेयर, ये इट्स नॉट कोई परमानेंट गेम नहीं होता है सर। म्यूजिकल चेयर तो खत्म होना होता है। तो ये स्टार्टअप वैल्यूएशंस और इन स्टार्टअप्स ने हमें लिस्टेड मार्केट में भी आके गंदगी फैलाई, क्योंकि आके अनाप शनाप वैल्यूएशन जो कंपनियों के टर्नओवर 1000 करोड़ है, 500 करोड़ है, 800 टर्नओवर भी कहना मुश्किल है उनको, क्योंकि अगर मेरे लॉसेस टर्नओवर की जितना है या इन सम केसेस मोर देन टर्नओवर है, कि मतलब कि मैं 2 रुपए दे के 1 रुपए का रेवेन्यू खरीद रहा हूं, उसका क्या मतलब है इन बिजनेस मॉडल का? लोगों ने बेतहाशा आईपीओस ठोक दिए मार्केट में, बेवकूफों ने जाके ले लिए। मेरे ख्याल से वो जो बबल है इंटरनेट कंपनीज का आपने जिक्र किया, वो बबल अभी स्टार्ट हुआ है डिफ्लेट करना। इट कैन डिफ्लेट 50% फ्रॉम एवरी लेवल
जैसा कि टेक बूम में एंड टेक बस्ट में आपको अच्छी तरह याद है निकुंज क्या हुआ था। हमें लगा 5,000 रुपए की जो चीज है 2,500 रुपए पे गुड बाई है, वो 2,500 वाली 1,250 हो गई, 1,250 रुपए 600 हो गया, 600 का 300 हो गया, 300 का 150 हो गया, 150 का 75 हो गया, 75 के 35 रुपए हो गए। मेरे हिसाब से कई कंपनियां जो आज लिस्टिंग कर चुकी हैं वो 90% डाउन होंगी अपने आईपीओ या लिस्टिंग प्राइस से, विच एवर इज हायर। तो वो तो एक मेरे ख्याल से नियर सर्टेनिटी है, इस साल के एंड में मेरे हिसाब से 50, 70, 80, 90% क्षति पहुंचेगी इन तरह की कंपनियों को। बट अगर आपने उनमें निवेश नहीं किया हो देन आई डोंट थिंक यू हैव मच टू वरी अबाउट इन द मार्केट, टू बी ऑनेस्ट विद यू। मैं हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा दैट शंकर शर्मा से मेरी 2001 में एक खास मुलाकात हुई थी किसी और चैनल पे, किसी और फोरम पे। हमारे शंकर ने कहा था उस समय इंटरनेट स्टॉक्स और टीएमटी स्टॉक से बच के रहिए और खरीदिए मत, बिकॉज इफ यू बाइंग देम यू ट्राइंग टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। तो शंकर ये बोल रहे हैं कि इंटरनेट की जो कंपनियां वो गिर चुकी हैं मगर और भी गिर सकती हैं। तो शंकर, इन कंपनियों का जो मूल्यांकन हुआ था ग्लोबल मर्चेंट बैंकर्स ने अमेरिकी कंपनी के साथ कर दिया जी। जोमेटो की पैरेलल कंपनी क्या है उसका मूल्यांकन कर दिया गया, पेटीएम की कंपनी के बराबर कौन सी कंपनी उसके हिसाब से मूल्यांकन कर दिया गया है। तो अब अमेरिका में अगर इतनी गिरावट आ रही है, अमेरिका में गिरावट 50 से 90% आई है, तो जैसा आपने कहा अभी तो भैया गिरावट बहुत बची है। जी बिल्कुल निकुंज, अगर आप सिर्फ एक सिंपल ब्लूमबर्ग या किसी भी स्क्रीनर पे आप रन कर लीजिए रॉयटर्स, देख लीजिए पिछले 6 महीने में जो सो कॉल्ड न्यू एज कंपनीज हैं इनमें यूएस नैस्डैक पर क्या क्या क्षति या चाइना में क्या क्या क्षति पहुंची है। आपको ज्यादा इसमें डीप एनालिसिस की जरूरत नहीं है। कंपनी जो जोमेटो की जो पीयर ग्रुप कंपनी डिलीवरू हुआ, डोरडैश, ग्रबहब या जो भी जितनी कंपनियां हैं, या फिनटेक की कंपनियां हैं, फूड टेक की कंपनियां हैं, आप देख लिए जाके। और कई कंपनियां बाय द वे उनमें खराब भी नहीं है, उनके नंबर्स अच्छे हैं, प्रॉफिट अच्छे हैं, यहां तो वो सब दूर दूर तक बात करने जैसी चीजें नहीं है। वो कंपनियां, पेलोटॉन जैसी कंपनी, डॉक्यूसाइन जो सॉलिडली प्रॉफिटेबल कंपनी, $200 की चीज होती थी, ये अपना पेलोटॉन 150 आई थिंक $200 हाई पे था, आज की डेट में $26 है। और डॉक्यूसाइन $300-320 की चीज आज की डेट में मेरे ख्याल $100 है। 60%, 70%, 80%, 90% तो आम कंपनियां वहां पर टूटी है। तो इंडिया में क्यों नहीं? अगर आपने सही बात कहा कि अगर हमने अपवर्ड साइड की वैल्यूएशन को बेंचमार्क कर दिया तो व्हाई नॉट डाउनवर्ड साइड? ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर कि जब अच्छाई है तो मैं साथ चलूंगा, बुराई होगी तो मैंने बोलेगा नहीं जी आप मुझे आप इनसे आप जाके ये मत करिए, कंपैरिजन मत करिए। So therefore, our internet valuations or new age valuations will mimic the global collapse in the valuations of these companies. इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। तो शंकर, इन कंपनीज में से 2, 3, 4 हो सकता है 5 ऐसी कंपनीज हों कि जो फ्यूचर की बड़ी कंपनीज बनेंगी। सब कंपनीज अच्छी नहीं रहेंगी मगर जो बचेंगी वो काफ़ी बड़ी बनेंगी। हम जानते हैं अमेज़ॉन का एग्जांपल मैं हमारे दर्शकों को के लिए बता रहा हूँ। जब इंटरनेट बस्ट हुआ था तो अमेज़ॉन का शेयर भी गिरा था मगर अमेज़ॉन उस बस से बच के और एक शक्तिशाली और पावरफुल कंपनी हो गया। तो शंकर, ऐसा तो है नहीं कि सब कंपनियां खराब है। तो इस गिरावट में कौन सी कंपनियों पे नजर रखनी चाहिए, कौन सी अवॉइड करनी चाहिए? अगर आप इंटरनेट कंपनीज की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक भी कंपनी में कोई ठोस बिजनेस मॉडल नहीं है। ये सब मी टू प्रोडक्ट्स हैं, इनमें कोई एंट्री बैरियर्स नहीं है एक्सेप्ट फॉर कैपिटल। इसके अलावा अगर आप कपड़े बेच रहे हो या फूड डिलीवरी कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, इस तरह की चीजों में अल्टीमेटली व्हाट इज द एंट्री बैरियर एट द एंड ऑफ द डे। एंड मोर इंपॉर्टेंटली अगर नहीं भी है तो उस बिजनेस के लिए मैं आखिर कितना देने को तैयार हूं। अगर ये बिजनेसेस आज भी बहुत टाइनी बिजनेसेस हैं डिस्पाइट टेकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ कैपिटल, जोमेटो जैसी कंपनी है, मेरे ख्याल से आज टर्नओवर 2,000 करोड़ रुपया होगा कुल मिला के। अगर आप उस टर्नओवर पर पहुंचे हैं आफ्टर 10 years एंड दैट टू आफ्टर कंज्यूमिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ कैपिटल, ये क्या बिजनेस है साहब? So ultimately it is good for the promoters and the VCs of that company. I have no disagreement with that. Is it good for investors? I mean, I'm absolutely clear. इन कंपनियों में आप चाहे तो लकीली यहां पर टिक जाए तो बहुत है, या यहां से 50% डाउन पे भी टिक जाए तो बहुत है, बट कई कंपनियां 90-95% डाउन होगी। और Amazon एक ओनली एग्जाम्पल है। अगेन इन एवरी डेटा आई कैन पॉइंट आउट वन विच ब्रोक द रूल और विच वॉज एक्सेप्शन टू द रूल। कितनी इंटरनेट कंपनियां 2000 की सर्वाइव कर पाई 2005 तक? हार्डली एनी। तो Amazon इटसेल्फ कैन नॉट डिफाइन दैट कि एक Amazon तो था,
देखिए कोई भी डेटा में आप सिगरेट पीते रहो तो हो सकता है कि 5 लोग उसमें भी मैराथन रनर निकल जाएंगे, बट 95% लोग तो कैंसर से मर जाएंगे. So it is the same data. Every data will have exceptions. Amazon is one exception to the general rule that when valuations collapse and cash flow dries up, funding dries up, then ultimately those companies have to go out of business, or at least the stock prices will reflect, that level of distress. तो ये होना ही है साहब. आज भी देख रहे हैं, हो रहा है स्क्रीन पे, आगे भी होगा जाके. तो शंकर, जब टीएमटी या इंटरनेट का बूम जब बस्ट हुआ था, जब वो बबल बस्ट हुआ था, तो उसका सीधा इम्पैक्ट अमेरिकी अर्थव्यवस्था में पड़ा. हमने एक प्रकार का रिसेशनरी ट्रेंड देखा वहाँ पे. तो इस समय स्टार्टअप के अगर ये उथल पथल होती है, वैल्यूएशंस नीचे आती हैं, स्टार्टअप आईपीओज रुक जाते हैं, वीसीज अगर इस समय एक बैक बेंच पर आ जाते हैं, तो इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे और शेयर बाजार पे क्या पड़ेगा? इंडिया में मेरे ख्याल से पड़ेगा, बिकॉज the employment generation of the gig economy, delivery boys, ये सब वो बहुत massive हुआ है इंडिया में. Let's be clear about it, right? Drivers. So to some extent तो पड़ेगा ही पड़ेगा अगर फंडिंग ड्राई अप होती है. मेरा ये मानना नहीं है कि it will just completely get turned off. यही होगा कि इन्वेस्टर्स थोड़ा ज्यादा सतर्क हो जाएंगे, थोड़ा ज्यादा सवाल जवाब करेंगे. एक फालतू के बिजनेस मॉडल को फंडिंग नहीं मिलेगी. इट विल बिकम मोर सेलेक्टिव. एंड ये फेज है साहब, आपने देखा है, for hundreds of years, markets go completely ballistic and irrational or something, then sanity returns and a few companies then get most of the capital. It is too early to say which ones will that be, but the impact on the broader economy, on the employment part, may be there if there is a complete collapse of funding. But somehow I don't think it is going to lead to that grim an outcome on the funding side. It will remain, except it will become more selective. तो शंकर, हम बात कर रहे हैं ब्याज दर की, और ब्याज दर के अंदर सबको पता है दैट इस साल ब्याज दर ऊपर जाएंगी. तो क्या ये जो इवेंट है एक एंटिसिपेटेड इवेंट है? क्या शेयर बाजार पोजीशनिंग बना चुका है कि इस साल में 3 नहीं तो 4 बार फेड पक्का ब्याज दर बढ़ाएगा? मार्केट 3 के लिए तो कम से कम पोजीशन है. अगर वो ना हो फॉर सम रीजन, और एक ही कारण मुझे नजर आता है कि ना हो, कि मार्केट इतना घट जाए यूएस में कि मान लीजिए नैस्डैक यहां से भी 10-20-25% और निकल जाए. निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज 15,000 का 10,000 11,000 होना कोई बड़ी बात नहीं है, कंसिडरिंग हाउ मच इट हैज गॉन अप. अगर वो होता है देन द फेड को अपने इस पोजीशन को रिविजिट करना पड़ेगा कि शायद हमने कुछ ज्यादा अग्रेसिव स्टैंड ले लिया, हमें थोड़ा मॉडरेट करना चाहिए इसको. अगर वो फेड की वो मानसिकता बनती है और धारणा बनती है, तो मेरे हिसाब से वो एक ट्रिगर होगा मार्केट्स को वापस रैली करने के लिए. लेकिन जो भी हो निकुंज, ये साल 2020 और 2021 का रिपीट होना मेरे हिसाब से नामुमकिन है. ये काफी टफ ईयर होने वाला है. तो अगर आपको लगता है ये ईयर टफ होगा, तो इंटरनेट कंपनीज और ये स्टार्टअप कंपनीज के अलावा किस किस क्षेत्रों के लिए, किन किन कंपनियों के लिए ये साल टफ हो सकता है? तो देखिए, जो कंपनियों के पास कैश फ्लो है और प्रॉफिटेबिलिटी है, उनके लिए स्टॉक प्राइस के ऊपर क्षति बेशक पहुंचेगी, वो तो देख भी रहे, पहुंच भी रहा हो. लेकिन ऐसा नहीं कि वो कंपनियां बंद हो जाएंगी बाय एनी स्ट्रेच. मेरा कहना ये है कि ये जो क्षति है, सबसे ज्यादा ओवर हाइट वैल्यूएशन बबल एरिया जो है मार्केट का, वो है माइक्रो कैप्स एंड स्टार्टअप्स इन द लिस्टेड स्पेस. वहां पर सबसे ज्यादा क्षति पहुंचेगी. इसके अलावा मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा क्षति पहुंचने वाली कोई गुंजाइश लगती नहीं मुझे. कई कंपनियां जो स्मॉल कैप में है, मिड कैप में, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बबल हैं, सारे के सारे बेबुनियाद हैं, सारे के सारे वाहियात हैं. मैं कई लोगों से बात करता हूँ, कंपनियों से बात करता हूँ, कई कंपनियां अच्छी हैं ठोस बिजनेस मॉडल से. हाँ, वैल्यूएशन बेशक, मतलब मान लीजिए 20 टाइम ट्रेड होना चाहिए तो 80 टाइम ट्रेड करने लगे, तो हो सकता है कि वो 40 टाइम पे आ जाए ट्रेडिंग में, तो हो सकता है प्राइसेस 50% डाउन हो जाए. लेकिन उससे ये नहीं होगा कि कंपनियां बंद हो जाएंगी या सडनली कंपनियों में कोई बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा. मेरा ये मानना है कि इंडिया में फॉर्चुनेटली द बबल पार्ट ऑफ आवर मार्केट इज स्टिल वेरी स्मॉल एंड थैंकफुली इट हैज हैपेंड क्वाइट अर्ली इन द गेम. यही चीज 2 साल बाद होता तो हमारे पास 100 बबल कंपनियां होती, उसके सामने 10 हैं. तो मैं कहता हूं कि ये हमारे लिए एक नसीब की बात है कि, और खुशी की बात है कि 10 ही पे आया और गाड़ी हमारी एटलीस्ट टेम्परेरी तो रुक गई है. 100 आने की गुंजाइश फिलहाल तो कम लगती है. बाकी जो कंपनियां हैं मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में, कई कंपनियां बहुत ठोस है, बहुत अच्छी हैं, एंड उन्हें अगर आप ठीक से देखें, जांचे,
परखें और 20-20, 40-40% नीचे मिले, तो मेरे ख्याल से 1 साल के बाद यू विल बी अ मच हैप्पियर इन्वेस्टर। शंकर, एक आपकी मैं ट्वीट पढ़ रहा हूँ, 12 जनवरी की ट्वीट है। आफ्टर एक्सट्रीमली केयरफुल एवेल्युएशन ऑफ डजन ऑफ ईवी प्लेयर्स इन इंडिया, आई हैव फाइनली डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन 2 हैंडपिक ईवी प्लेयर्स। इसकी बात करते हैं। कई लोगों का मानना है कि ईवी के अंदर भी इस समय एक प्रकार का बबल हो रहा है, मगर आपको लगता है कि ईवी में इस समय बबल नहीं है? वो एक व्यंग था निकुंज, बिकॉज ईवी की सीट्स और ईवी की हेडलाइट्स या जो भी है, ईवी के टायर्स, तो भाई वही नॉर्मल सामान्य कार की तरह ही होते हैं। मैंने तो एक ये व्यंग किया था कि आजकल कोई भी कंपनी हो अपने बिजनेस मॉडल में कहीं ना कहीं एक ईवी का कोई कनेक्शन निकाल के अपने स्टॉक प्राइसेस को प्रोमोटर्स पंप अप करा रहे हैं, तो ये एक उस पर एक व्यंग था। रियलिटी ऑफ कोर्स ऑन अ सीरियस नोट है कि ईवी इज अ थिंग ऑफ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। इट्स एग्जैक्टली लाइक इंटरनेट इन 90s। टू से कि इंटरनेट के बस्ट के चलते इंटरनेट नहीं बन पाई, ये गलत था, करेक्ट? तो सेम वे ईवी भी आगे बढ़ेगा, फ्रॉम वेयर इट इज टू वेयर इट विल बी 5 years फ्रॉम नाउ, विल बी अ ह्यूज चेंज। उसके बीच में कंपनियां आएंगी जाएंगी, और कई सारी कंपनियां अपने आप को ईवी से जोड़ के, तार जोड़ के उसके वैल्यूएशन का वो एक फायदा उठा रहे हैं। वो चीज खत्म हो जाएगा, बट इसका ये मतलब नहीं कि बिजनेस इटसेल्फ विल बिकम बैड और द सेक्टर इटसेल्फ इज ऑफ नो मेरिट। आई थिंक इसमें भी कई इंटरेस्टिंग कंपनियां इंडिया में हैं, जहां पर अगर ठीक से देखे, ठोके बजाए, तो आपको कई अच्छे ईवी रिलेटेड, जेन्युइन सो, नॉट जस्ट नॉनसेंस, genuinely so EV related plays मिलेंगी। तो I do believe in this space, and I think there are several good companies which are today falling 5%, 10%. I think they are very, very good buys. शंकर, अब 2 सवाल और। एक स्मॉल और मिड कैप के अंदर आपने काफ़ी बड़े निवेश करे थे कुछ साल पहले। अब आपको क्या लगता है दैट द बेस्ट ऑफ द गेन्स इन द स्मॉल एंड द मिड कैप स्टॉक्स इज दैट बिहाइंड अस? मुझे आज तो पैसा लग रहा है, एज सिंपल एज दैट, और वो लगना वो तो लॉजिकल है। मुझे इसमें कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आज मेरा पोर्टफोलियो भी ब्लीड कर रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने सारा कुछ कैश आउट कर लिया और बैठा हुआ हूं, कुछ किया, लेकिन ऑब्वियसली 100% कैश आउट इज नॉट पॉसिबल। बट ये एक पार्ट एंड पार्सल है इन्वेस्टिंग का। एज लॉन्ग एज आपने बिल्कुल ही थर्ड क्लास कंपनियां सारे पोर्टफोलियो में ना भरी हो, थोड़े बहुत तो रहेंगे ही रहेंगे, some bad eggs, लेकिन अगर बाय एंड लार्ज ठीक ठाक है और वो 20-30% डाउन होंगी कभी ना कभी जाके, आज का दिन है, हो सकता है पूरे हफ्ते भी डाउन रहे, इट इज स्टिल ओके। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड इफ द स्टॉक्स यू ओन्ड सडनली आर डाउन 30-40%, एज बिकॉज मिड कैप्स में वो होगा, लेकिन लार्ज कैप्स में वो अनलाइकली है इन मोस्ट केसेस। बट लार्ज कैप्स में आपको कोई 300% बनेंगे भी नहीं, यानी इसीलिए मेरा ये मानना रहा है, मैंने ये पब्लिकली भी कहा हूं, आपको भी कहा हूं, कि निफ्टी की अपसाइड मुझे 12 महीने से बहुत कैप लगती थी, क्योंकि आपके बैंक पे मुझे कोई अपसाइड नजर नहीं आता। आई डोंट थिंक HDFC बैंक 3,000 रुपए हो जाएगा, या कोटक बैंक 4,000 हो जाएगा, रिलायंस 4,000 रुपए हो जाएगा, कम से कम इतनी जल्दी। तो वहां पर कोई बिग अपसाइड मोमेंटम हेडरूम मुझे दिखता नहीं था। एंड अगर यही कंपनियां आप जोड़ लीजिए जाके, हिंदुस्तान लीवर, एशियन पेंट्स, तो यही कंपनियां 70-75% हो गए निफ्टी की। अगर निफ्टी के अपसाइड्स कैप्ड है ऑन इन टर्म्स ऑफ द लार्ज कंपनी दैट डोमिनेटेड, तो निफ्टी खेल के आप बहुत अमीर नहीं बन सकते थे। मैंने ये बातें कही थी आपके चैनल पे भी। मेरा आज भी यही मानना है कि अमीर बनना है तो आपको वो रिस्क स्पेक्ट्रम में ऊपर जाना पड़ेगा, वो स्मॉल कैप स्पेस में ही है। बट वहां रिस्क ये जरूर है, जो आज हम देख रहे हैं, कि आपको 20-30-40% के नुकसान के लिए रेडी रहना पड़ेगा। इफ यू डू नॉट हैव द स्टमक फॉर दोज लॉसेस, प्लीज डोंट इवन एंटर द स्मॉल कैप स्पेस। देन आप यू आर बेटर ऑफ बाइंग हिंदुस्तान लीवर, जो कि ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, कम से कम इस मार्केट में आप जहां थे वहीं रह जाएंगे। शंकर, आप हमारे साथ चर्चा पे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू निकुंज। कोरोना के कहर के बाद अब ग्रोथ पर नजर। क्या बजट 2022 में मिलेगा बूस्टर शॉट? क्या वित्त मंत्री के ऐलान फूकेंगे इकोनॉमी में जान? रोजगार पर क्या होंगे सरकार के प्लान? सबसे भरोसेमंद पैनल के साथ देखिए बजट 1 फरवरी को सिर्फ ET Now स्वदेश पर। कुछ कदम ऐसे होते हैं जो नजीर बन जाते हैं और उनसे तय होती है आने वाले वक्त की दशा और दिशा।
भारतीय बजट के इतिहास में एक ऐसी ही तारीख है 24 जुलाई 1991। इकोनॉमी के जानकार तो इसे भारत की आर्थिक आजादी का दिन तक भी कहते हैं। आज से 31 साल पहले 24 जुलाई को पेश किए गए बजट में भारत में एक नई और खुली हुई अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। इसका श्रेय उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और उनके वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जोड़ी को दिया जाता है। आर्थिक तरक्की के सफर में ये बजट इसलिए भी मील का पत्थर बना क्योंकि इससे पहले लाइसेंस परमिट राज में सब कुछ सरकार ही तय करती थी। लेकिन खुली अर्थव्यवस्था के दौर में बदलती दुनिया के साथ चलने में भारत पिछड़ रहा था। देश इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। बैलेंस ऑफ पेमेंट में असंतुलन से देश का कर्ज बढ़ता जा रहा था। आलम यह था कि कर्ज पर ब्याज चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में डिफॉल्टर होने से बचने के लिए सोने को गिरवी रखने जैसे कदम तक उठाने पड़ गए। लेकिन इस विवादास्पद कदम से देश को कुछ खास आर्थिक राहत नहीं मिली। लेकिन देश की आर्थिक हालात को बदलने वाली तारीख तो नजदीक आ चुकी थी। मैं पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जून में आई और एक महीने के बाद वो मशहूर बजट पेश किया गया जिसने देश की किस्मत बदल दी। We shall make the future happen. महज एक महीने में तैयार हुए बजट को तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई 1991 को पेश किया। खुली अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलने के लिए इसमें अनेक आर्थिक सुधारों का ऐलान किया गया। इस बजट में लाइसेंस परमिट राज के खात्मे के साथ ओपन इकोनॉमी में निजी कंपनियों को आजादी मिली। आयात निर्यात नीति में बदलाव किया गया। निजी पूंजी और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के साथ साथ सरकारी निवेश और हस्तक्षेप कम करने जैसे बड़े फैसले लिए गए। लेकिन इन फैसलों में सबसे अहम था खुले मार्केट को बढ़ावा देने के लिए विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश का फैसला। 80HHC के तहत टैक्स में छूट का ऐलान बजट में आर्थिक सुधारों की जो गंगा बही वो रुकी नहीं। नरसिम्हा राव सरकार ने विरोध के बावजूद उद्योग मंत्रालय में भी कई रिफॉर्म किए। जल्द ही इसके फायदे भी नजर आने लगे। पैसे से पैसा बनने लगा। सरकारी कंपनियों का विनिवेश हुआ। विदेशी निवेश आया। हालांकि इस बात का डर था कि विदेशी कंपनियों के आने से भारतीय कंपनियां नाकाम हो जाएंगी या विदेशी कंपनियों के लिए सिर्फ लोकल सप्लायर बनकर रह जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। देश ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया था। बदलाव की बयार में भारतीय कंपनियां पीछे रहने की बजाय फलने फूलने लगी। करोड़ों नई नौकरियां मार्केट में आई और करोड़ों लोग गरीबी रेखा से पहली बार ऊपर उठे। आर्थिक सुधारों और उसके असर के लिहाज से 1991 का बजट हमेशा यादगार बना रहेगा। आर्थिक नीतियों की दशा और दिशा के लिहाज से इसकी मिसाल हमेशा दी जाती रहेगी। ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर हमारी खास पेशकश में। बजट आने वाला है और 2022 का बजट कैसा होगा, ये सवाल सभी के मन में है। लेकिन इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में। और आज इस सीरीज़ की शुरुआत करते हुए हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा शायद इस बजट का जो है वो यही है कि 2022 का यूनियन बजट ग्रोथ को कैसे बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि अब ग्रोथ की तैयारी करने का वक्त आ चुका है। मैं हूं मिहिर भट्ट। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा। आज अगले आधे घंटे में हम मैक्रोज को देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह एनालाइज करना चाहिए और बजट के प्लेटफॉर्म से सरकार क्या कदम उठा सकती है और बाजार की दृष्टि से स्टॉक मार्केट्स के एंगल से बाजार क्या दिखेगा इस बजट में, ये एनालाइज करेंगे। मिहिर और हमारे साथ आज तीन बहुत ही स्पेशल मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बाजार एनालाइज करने के लिए मिस्टर नीलेश शाह हैं, अरविंद वीरमानी जी मैक्रोज और अर्थव्यवस्था के डिफरेंट एंगल्स को हमारे लिए एनालाइज करेंगे, और कॉर्पोरेट नज़रिया एक बैंकर के हिसाब से और जो बहुत सारे कॉर्पोरेट के साथ क्लोजली काम करते हैं, मिस्टर सुनील मेहता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनालाइज करने के लिए। जेंटलमैन, बहुत बहुत धन्यवाद ईटी नाउ स्वदेश पे आज हमसे बात करने के लिए। मिस्टर मेहता, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। बैंकिंग सेक्टर जो कि एकदम नब्ज होता है पूरी इकोनॉमी का, क्योंकि वो इतने सारे डिफरेंट सेक्टर्स के साथ क्लोजली काम करते हैं। आपका क्या फीडबैक है? ग्रोथ जो कि एक तो बहुत ज़्यादा बॉटम से तो रिबाउंड हुई है, लेकिन यहाँ से मजबूती कैसे पकड़े?
बजट कैसा प्लेटफॉर्म बन सकता है गवर्नमेंट के हिसाब से जो इस ग्रोथ को थोड़ा सा और हवा दे और उसको सॉलिडिफाई करने में मदद कर सकता है? आपके हिसाब से सरकार एक बैलेंसिंग एक्ट कर पाएगी, एक तरफ ग्रोथ देने का और दूसरी तरफ फिस्कल प्रूडेंस का? देखिए, आपने जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं ये दो हैं कि एक तो इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ कैसे आएगी और दूसरा ये है कि हम बजट से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। तो जहां तक इकोनॉमी से ग्रोथ का सवाल है, पिछले 2 वर्षों में हमारा पूरा देश क्या पूरा विश्व जो है इस पैंडेमिक से जूझ रहा था। और मैं ये कह सकता हूं कि मैं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समुदाय का भी में भी हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारी भारत सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं जो दूसरी सरकारों ने नहीं किए, दूसरे देशों में नहीं हुए। जैसे पूरे इनकम को सपोर्ट करने के लिए एक गारंटीड इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट, तो पहले बैंकों ने 10% इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट को अनाउंस किया और उसके बाद में सरकार ने कहा कि चूंकि ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है और इस समय जो क्रेडिट दिया जाता है वो रिस्की होता है, तो बैंकर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए गारंटीड इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट इंट्रोड्यूस की गई, जिसके अंदर पहले 3 लाख करोड़ का प्रावधान था, जिसको बाद में बढ़ा के 4.5 लाख करोड़ कर दिया और जिसमें से अभी 3 लाख करोड़ से अधिक ऑलरेडी वितरित भी हो चुका है और डिसबर्स भी हो चुका है। तो इससे जो हमारी एमएसएमई इस पेंडेमिक के कारण से, कोरोना के कारण से इम्पैक्ट हो सकती थी, उनको एक सस्टेन करने का मौका मिला। उनको लगा कि अगर ये बीच में बहुत टाइम ऐसा था जब यूनिट्स काम नहीं कर रही थी, लेबर अवेलेबिलिटी नहीं थी, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी नहीं थी या चीज़ों के मूवमेंट्स नहीं हो पा रहे थे, तो उस पीरियड में जो उनकी ओवरहेड कॉस्ट हैं, चाहे वो एम्प्लॉइज की कॉस्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट हो, चाहे वो रॉ मटेरियल को कैरी करने की कॉस्ट हो, चाहे इंटरेस्ट कॉस्ट हो, उस सब को सस्टेन करने के लिए ये जो इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट है बहुत रामबाण का काम किया। तो ये एक अनेबलर जो था ये भारत सरकार ने दिया, जिससे लाभ मिला। दूसरा जो बहुत अच्छा अनेबलर सरकार ने दिया वो दिया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके, क्योंकि आम आदमी जिसकी आजीविका नहीं थी, तो बहुत सारे लोग जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर जिन्होंने खाते खोले हुए थे, तो उनकी जो महिला लाभार्थी है उनके खाते में भी 500-500 रुपए ट्रांसफर करके और उस तरह से उनको बाइंग पर पावर भी दी गई और सस्टेन करने का एक मौका भी दिया गया। इसके अलावा जो मुफ्त में भोजन भी उपलब्ध कराया है जरूरतमंद क्षेत्रों में और जो साधन किए गए, तो इसने सबको एक इकोनॉमी को इस इतने बड़े पैंडेमिक को झेलने के लिए एक बहुत बड़ा अनेबलर प्रोवाइड किया। अब ये तो किया और इससे अपने पेंडेमिक का वक्त निकाल भी लिया, जितना हमारा जो लोन्स खराब हो सकते थे, जो डेलिंक्वेंसीज हो सकती थी, जो इकोनॉमी पटरी से उतर सकती थी, उसको बचाया गया। मगर अब जो वक्त है वो है ग्रोथ का, और ग्रोथ के लिए पिछले अगस्त के बाद में तो आप देख रहे हैं कि सभी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बॉयंट थी। सबको ये लग रहा था कि प्री पेंडेमिक के लेवल के ऊपर जो ग्रोथ है हमारी वो आ रही है, बल्कि कई सेक्टर्स में तो ग्रोथ पहले से भी ज़्यादा अच्छी हुई थी, क्योंकि कुछ पेंट अप डिमांड भी थी और लोगों में उत्साह था कि इकोनॉमी हमारी जो है वापस से आ जाएगी। तो अगर वह क्रम चलता रहता है तो शायद कोई अभी ये बात चर्चा करने का कोई विषय ही नहीं होता। हमें लगता है कि डेफिनेटली हम लोग वापस ग्रोथ पार्ट पे आ गए और प्री पेंडेमिक के लेवल पे हम पहुंच जाएंगे इकोनॉमिक ग्रोथ में। मगर ये जो थर्ड वेव आई है, ये थर्ड वेव अभी कितने दिन चलेगी ये कहना बहुत मुश्किल है, मगर इससे जो 1 महीने का इनिशियली नुकसान हुआ है, क्योंकि दिसंबर एंड से या जनवरी के बिगनिंग से शुरुआत हो चुकी है और ये ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है इसको, तो इससे ये कितने दिन और चलेगी और हम लोग इससे कितना जल्दी संभल पाएंगे, इस पे बहुत हद तक निर्भर करेगा कि हम अपने ग्रोथ का जो टेम्पो दिसंबर तक बिल्टअप हो गया था उसको मेंटेन कर पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो ये तो एक दिस इज अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन, तो इस बारे में मैं नहीं कुछ कहना चाहूंगा। मगर मैं ये कह सकता हूं कि अभी जो जिस लेवल पे वैक्सीनेशन हुए हैं हमारे देश में, जिस स्पीड से वैक्सीनेशन हुए हैं, और जो थर्ड वेव का इम्पैक्ट है वो भी इतना सीरियस नहीं दिखाई दे रहा है। लगता है कि जो हम लोगों ने पुराने अनुभव से काफी कुछ सीखा है और वैक्सीनेशन होने के कारण से हमारी प्रतिरोधी क्षमता भी काफी अच्छी हो गई है, तो हम लोग इसको सस्टेन कर पाएंगे और दोबारा से वापस जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी हमारी दिसंबर में आई थी, मार्च तक वापस हम उसी पे पहुंच जाएंगे। ये 2-3 महीने का जो सेटबैक है इसमें कुछ हैंड होल्डिंग्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए शायद भारत सरकार अपने बजट में भी हो सकता है अनाउंस करे, क्योंकि हमने भी एक बैंकिंग समुदाय से ये रिक्वेस्ट करी है कि जो इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट है जो अभी 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध थी, इसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए, जिससे कि अगर इस पीरियड में जो 3-4 महीने में इम्पैक्ट आया है वो लोग उस चीज को कर सकें। दूसरा जो बहुत बड़ा सॉलिड पॉजिटिव फैक्टर है हमारे देश में वो ये है कि पूरे विश्व में
इतनी अधिक यंग आबादी किसी देश के पास नहीं है। आज पॉपुलेशन में हम सेकंड नंबर पे होंगे, पर यंग आबादी के प्रोपोर्शन में हम लोग पहले नंबर पे हैं। और ये जो हमारी युवा पीढ़ी है, यही जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी करने के लिए सक्षम है और यही ज़्यादा कंजम्पशन भी करती है। तो इसलिए हमारे देश बिल्कुल। में सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है कि हमारे पास बिल्कुल। ओन मार्केट है, अपने ओन मार्केट है जिसमें हम इस पे ग्रोथ कर सकते हैं। तो सरकार द्वारा ने जो जी। अनेबलर्स हैं उसको जारी रखा जाए तो डेफिनेटली हमारे पास ग्रोथ का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार है और हम दोबारा से मार्च तक वापस, अगर ये पैंडेमिक कंट्रोल हो जाता है तो उसी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे वापस जा सकते हैं। बिल्कुल जहाँ बिल्कुल, तक ये इनफैक्ट यही हमारी कोशिश भी है कि इस बातचीत में हम यही कुछ अहम जो की एक्शन पॉइंट्स हैं जिस पर शायद सभी की नज़र बनी हुई है उस पर बात करें। हमारे साथ नीलेश शाह जी भी हैं, अरविंद विरमानी जी भी हैं। नीलेश, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा कि इस समय का जो सेटअप है सरकार के सामने, आप देखिए जो टैक्स रिसीप्ट्स हैं वो बम्पर हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस हो। इकोनॉमी में हमने अच्छा खासा रिवाइवल देखा है, लेकिन हकीकत ये है कि अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी को देखें तो अभी भी प्री पैंडेमिक लेवल से तुलना की जाए तो करीब 5-6% नीचे हैं हम। सो जाहिर सी बात है सरकार को ग्रोथ को सस्टेन करने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही इलेक्शंस भी हैं और तीसरा मुद्दा जो है वो है सेंटिमेंट को अच्छा बनाए रखना। खासकर जैसा हमने देखा मार्केट का सेंटिमेंट इन दिनों थोड़ा सा ख़राब है। तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट है ये किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण साबित होता है। आपके लिहाज से ऐसे 3-4 कौन से अहम मुद्दे या फिर कदम होने चाहिए इस बजट में जिससे ग्रोथ बरकरार रहे, बजट पॉपुलिस्ट ना होते हुए भी आम आदमी के लिए इट लीव्स समथिंग ऑन द टेबल और मार्केट का मूड भी खराब ना हो, अगर हम एक्शन पॉइंट्स की बात करें? इस वक्त हम अगर देखें तो हमारा ट्रेड, एग्रीकल्चर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्री पेंडेमिक लेवल्स से ऊपर है, कंजम्पशन प्री पेंडेमिक से नीचे है। रिकवरी में हम इकोनॉमी की टर्म्स में प्री पेंडेमिक लेवल को क्रॉस कर चुके हैं, बट ये रिकवरी के शेप्ड है, अनइवन है। गोल्ड इंपोर्ट्स ज्यादा हो रही है और गोल्ड लोन भी ज्यादा हो रही है। एसयूवीज ज्यादा बिक रही है बट एंट्री लेवल बाइक्स उतनी नहीं बिक रही है। हमें कंजम्पशन को सपोर्ट करना जरूरी है और बॉटम ऑफ द पिरामिड कंजम्पशन चाहे अर्बन इंडिया में हो चाहे रूरल इंडिया में हो, उसे सपोर्ट करना जरूरी है। अब सपोर्ट दो तरीका हो सकता है, एज द इंग्लिश प्रोवर्ब सेज कि इधर यू गिव अ फिश टू अ मैन और यू टीच अ फिशिंग टू अ मैन। आज की हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हमें फिश और फिशिंग दोनों का सहारा लेना चाहिए। एक है मनरेगा की वजह से हमने रूरल इंडिया में कंजम्पशन को सपोर्ट मिलते हुए देखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हुए भी देखा है। क्यों ना एक अर्बन मनरेगा लॉन्च किया जाए जिसमें उन तबके के लोग जिनकी आमदनी के ऊपर पेंडेमिक की वजह से इम्पैक्ट हुई है उनको सपोर्ट कर सके। दूसरा है हमें जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी इक्विटेबल ग्रोथ के लिए। 3 सेक्टर है जो भारत में काफी बड़े हैं, हाउसिंग, टेक्सटाइल्स एंड ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में इस वक्त रॉ मटेरियल शॉर्टेज है तो उसको बाजू पे रखते हैं, बट हाउसिंग एंड टेक्सटाइल्स को अगर हम बढ़ावा दे पाए तो नीचे के तबके के लोगों को वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, अपने आप कंजम्पशन को सपोर्ट मिल सकता है। और ये कंजम्पशन को सपोर्ट करने के लिए, बॉटम ऑफ द पिरामिड लोगों को सपोर्ट करने के लिए हमें पैसा चाहिए। अब टैक्स बढ़ा के अगर हम वो पैसा रेज करेंगे तो बाकी लोगों का कंजम्पशन इम्पैक्ट हो जाएगा। हमें नॉन टैक्स रेवेन्यू रेज करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। नॉन टैक्स रेवेन्यू 2 तरीके से आ सकती है, एक डाइवेस्टमेंट, दूसरा असेट मोनेटाइजेशन। डाइवेस्टमेंट में हमने हमेशा जो भी टारगेट रखा पिछले 20 सालों में कभी भी अचीव नहीं किया है, तो कैसे हम डाइवेस्टमेंट को सही तरीके से लेके जाए ताकि जो टारगेट रखते हैं वो अचीव कर पाए। और असेट मोनेटाइजेशन ये हमारा नया प्रयास है, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और पोटेंशियल है। तो बेसिकली अगर मैं समराइज करूं तो डाइवेस्टमेंट और असेट मोनेटाइजेशन से पैसा उठाइए और उससे अर्बन मनरेगा के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट दीजिए
और हाउसिंग, टेक्सटाइल जैसे लार्ज एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स को सपोर्ट करके, एम्प्लॉयमेंट करके कंजम्पशन को सपोर्ट दीजिए। राइट मिस्टर वीरवानी, आपके व्यू में जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारे कदम उठाए हैं मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, वो तो एक बात हो गई, लेकिन बजट के प्लेटफॉर्म से कैपेक्स के रिवाइवल में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के हिसाब से और कौन से कदम आपके हिसाब से गवर्नमेंट ले सकती है, और जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने इस समय फाइनेंशियल कंडीशन है, जो बैलेंस शीट है गवर्नमेंट की? मिस्टर वीरवानी, आई थिंक आपका माइक अनम्यूट करेंगे प्लीज। मैं 3 पॉइंट कहना चाहूँगा, और जिसका तीसरा पॉइंट जो आपको डायरेक्टली एड्रेस करेगा जो आपने पूछा है, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्यों ये चीज़ें करनी है। तो पहले तो गवर्नमेंट ने टारगेटेड अप्रोच अडॉप्ट की है शुरू से, जबकि लोग कह रहे थे कि फिस्कल एक्सपेंशन होनी चाहिए, कम हो रही है, अमेरिका, यूके सब जगह ज़्यादा एक्सपेंशन कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम फेल हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट और आरबीआई ने टारगेटेड अप्रोच अडॉप्ट की है, जिसको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम थी वहाँ पे एड्रेस किया है, जिससे सबसे बेहतर एग्जांपल है जो फ्री राशन दिया है। हम अभी रिसर्च कर रहे हैं जो 1-2 हफ्ते में पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगी, जिससे हमने एस्टिमेट किया है कि तकरीबन जितनी भी पॉवर्टी इफेक्ट पैंडेमिक का हुआ है वो ऑफसेट कर दिया था इसके साथ। तो एग्जैक्ट डेटा अभी 1-2 हफ्ते में बताएंगे। पर ये जो अप्रोच है ये चलती रहनी चाहिए। और प्रॉब्लम ये हुई है कि जैसे सबको पता है, एक वेव नहीं थी, दूसरी वेव आई है, तीसरी वेव आई है, और हमें अभी पता नहीं है कि फिर एक नया वेरिएंट आएगा तो चौथा। तो ये टारगेटेड अप्रोच हर बारी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि एक बारी हमने कर दी है और ख़त्म हो गई बात और अब नहीं करनी। तो गवर्नमेंट को सतर्क रहना पड़ेगा। और दूसरी एक्स्ट्रा चीज़ है, क्योंकि इतनी वेव्स आई हैं, इसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट जिसको कहते हैं, जो इकट्ठा होता जा रहा है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा है कि हमारे देश की गवर्नमेंट प्रोबेबली यूनिक है इन द वर्ल्ड कि इन्होंने ये जो पैंडेमिक का समय है ना खाली एड्रेस किया है डायरेक्टली जैसे मैंने बोला, पर रिफॉर्म्स किए हैं टू इंक्रीज इंक्लूसिव ग्रोथ। आपने शुरू में बोला था इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, उससे रेवेन्यूज बढ़ेंगी, उससे पॉवर्टी एलिमिनेशन और प्रोग्राम्स पुअर के लिए कर सकेंगे। तो मेरे हिसाब से जो पॉलिसी रिफॉर्म हुआ है पिछले 18 महीने में, वो इट राइवल्स जो 90s का रिफॉर्म था। पर एक इशू रह जाती है, क्योंकि पॉलिसी से जो एंटरप्रेन्योर स्पिरिट्स डेफिनेटली रेज हो गए हैं। एक रिसेंट सर्वे में बताया कि 93% ऑफ CEOs ऑफ मेजर कंपनीज ऑप्टिमिस्टिक हैं। पर दैट इज नॉट इनफ। क्यों? क्योंकि हमने पुराने रिफॉर्म से सीखा है कि जब तक आप उस नई पॉलिसी के रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स नहीं डिफाइन करते, आपका जो उसका एक्चुअल बेनिफिट ऑन द ग्राउंड, एक्शंस ऑफ पीपल, उसका लोगों को बेनिफिट, जॉब्स, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट में वो नहीं आता जब तक आप रूल्स ना बनाइए। तो डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट ये एक्सपेडाइट करें। जो पॉलिसीज बन गई हैं वेरी गुड, और काफ़ी सारी अच्छी पॉलिसीज हैं, पर उसके रूल्स रेगुलेशन पर है। और तीसरा पॉइंट है कि अब मेजर कंसर्न्स क्या हैं इस बजट से पहले। 3 मेरे कंसर्न्स हैं और मैं बताऊंगा कैसे उसको एड्रेस कर सकते हैं। एक है जो कंजम्पशन रिकवरी स्लो है। नीलेश शाह जी ने बताया क्वाइट करेक्टली कि ये कंसर्न मुझे इतना ज़्यादा पिछले साल नहीं था, पर अब ज़्यादा कंसर्न हो गया, जो पिछली बजट में मैंने रिकमेंडेशन दी थी। पर इस साल ये क्लियर है कि ये लैग कर रहा है, जो रिकवरी कंजम्पशन की इन्वेस्टमेंट से भी लैग कर रहा है, एक्सपोर्ट से भी लैग कर रहा है। तो इसका क्या किया जाए? इसके लिए GST रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है,
और इस टाइप का रिफॉर्म जैसे हमने पहले नहीं किया, जिसको हम रेवेन्यू नेगेटिव कहते हैं, जिसको एवरेज रेट कम करें ताकि कंजम्पशन को बूस्ट मिले, और जैसे ही कंजम्पशन रिवाइव होगी वो सारा मेकअप हो जाता है। तो कंजम्पशन नेगेटिव रेवेन्यू नेगेटिव जो लगता है जी कि रेवेन्यू कम हो जाएगी, बट विद इन 1 to 2 ईयर उससे ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि रिकवरी स्पीड अप हो जाती है। दूसरा है, मेरे को कंसर्न है अब एमएसएमई लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको कहते हैं। कॉर्पोरेट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और इट्स वेरी गुड, क्योंकि हमें पता है कि कॉर्पोरेट्स आर द ड्राइवर ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ इन एन इकोनॉमी। ये खाली हमने इंडिया में नहीं देखा, सब दुनिया में देखा है। पर वी मस्ट इंश्योर दैट हमारे इतने सारे एमएसएमईज हैं, जो जॉब क्रिएटर्स हैं, जो न्यू एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। तो इसके लिए डायरेक्ट टैक्स कोड रिफॉर्म की बड़ी जरूरत है। हम जब डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्सेस की बात करते हैं तो हम खाली सोचते हैं कि हमें जैसे वेज ओनर्स, सैलरी ओनर्स, जिस तरह मैं था, वो अपनी खाली हम सोचते हैं। पर डायरेक्ट टैक्स कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमएसएमईज, जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। तो डायरेक्ट कोड 2009 में जब मैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर था तब की बनी हुई है, पर इम्प्लीमेंटेशन बड़ी डिले हो गई है। ये बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बजट में कुछ उसकी प्रोग्रेस दिखाएंगे। और फाइनली तीसरा है जो एक्सपोर्ट, सस्टेनिंग एक्सपोर्ट ग्रोथ बड़ी अच्छी हुई है, पर ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं और अदर कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई हैं, जिससे प्रेशर पड़ेगा। जो बैलेंस है बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम एक्सपोर्ट सस्टेन करें। और इससे इसका सबसे बेटर मेथड है कस्टम्स इंपोर्ट टैरिफ रिफॉर्म। मैं डिटेल में जाऊंगा। और फाइनली पॉइंट जो नीलेश शाह जी ने किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अभी भी जरूरी है, तो फोकस होना चाहिए कंस्ट्रक्शन इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट, जिससे जॉब्स जल्दी से क्रिएट। बिल्कुल बिल्कुल, ये विरमानी जी आपने एक बहुत अहम बात कही। एक अच्छी चीज़ ये है कि सरकार के पास थोड़ा सा रूम है, अगर वो चाहे तो खर्च कर सकती है कुछ एक सेक्टर्स पर, और उसके ज़रिए जॉब्स को भी बढ़ावा दे सकती है। नीलेश जी, मैं आपके पास लौटना चाहूँगा। आपने टैक्सेशन की बात की थी। एक चीज़ जिस पर बाज़ार खैर उम्मीद लगाए बैठा है, वो तो यही है कि एलटीसीजी में इन्हें शायद कोई रिलीफ मिल जाए, एसटीटी में रिलीफ मिल जाए। एक तो उस पर आपका व्यू, और दूसरा ये जो डाइवेस्टमेंट का आंकड़ा है हर साल, आपने खुद ही जैसे कहा कि हम नंबर कभी मीट नहीं होता, लेकिन ये यहाँ पर इस सरकार ने वाकई कुछ बहुत बड़े काम किए हैं। जैसे एयर इंडिया का डाइवेस्टमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस तरह की क्या कुछ और पॉजिटिव कमेंट्री इस बजट में एक्सपेक्टेड है? तो एक तो टैक्सेशन, एलटीसीजी, एसटीटी पर आपकी राय, और दूसरा डाइवेस्टमेंट। आई थिंक कैपिटल मार्केट टैक्सेशन के बारे में नो न्यूज विल बी गुड न्यूज। क्लियरली जब एसटीटी लेवी हुआ था तो वो कैपिटल गेन्स की अवेज में लेवी हुआ था। आज दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मार्केट हमेशा प्रार्थना तो करता है कि आइदर एसटीटी रहे या एलटीसीजी रहे, बट आज की तारीख में कोई छेड़खानी ना हो, कोई चेंज नहीं हो, वही मार्केट के लिए ठीक ठाक रहेगा। दूसरी चीज है डाइवेस्टमेंट के बारे में। अब एयर इंडिया का डाइवेस्टमेंट एक अभूतपूर्व कदम है, बट आप ये सोचिए कि अगर हमने एयर इंडिया का डाइवेस्टमेंट तब किया होता जब उसकी 100% मोनोपोली थी इंडियन स्काई के ऊपर, तब हमें एक वैल्यू मिलती थी, जो आज जो वैल्यू मिल रही है उससे कहीं ज्यादा होती थी। और इन बिटवीन इतने सालों में हमने एयर इंडिया के लॉस को भरपाई करने के लिए जितने पैसे लगाए, उस पैसों से हम बहुत कुछ और कर सकते थे। तो डाइवेस्टमेंट अभी करना भी बहुत अभूतपूर्व कदम है, बट क्या हम ओकेजन बेस्ड डाइवेस्टमेंट की जगह पे स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट पे जा सके, ताकि हमें अपने पीएसयूज की मैक्सिमम वैल्यू रियलाइज कर सके। तो कोशिश यही करनी चाहिए डाइवेस्टमेंट के मामले में कि हम सही समय पे, सही दाम पे कंपनीज को डाइवेस्ट कर सके, ना कि जब वो बहुत ज्यादा लॉस करने लगे तब डाइवेस्ट करे। राइट मिस्टर मेहता, मैं एक क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछूंगा, क्योंकि एमएसएमईज को क्रेडिट की अफोर्ड करना तो क्वेश्चन बाद में आता है,
लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बहुत बड़ी बात होती है। इसमें ELCGS जो स्कीम थी MSMEs के लिए, उन्होंने काफ़ी बड़ा एक रोल प्ले किया। MSME को जो कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है GDP को भी, जॉब्स में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, उस एरिया ऑफ द इकोनॉमी को आपको कैसा लगता है कि गवर्नमेंट एड्रेस कर सकती है? क्या ये स्कीम थोड़ी और बढ़ा दी जाए, कुछ तब्दीलियां की जाए, या कुछ एडिशनल सपोर्ट जो बजट में MSMEs को मिल सकता है आपके हिसाब से? देखिए, जो जहाँ तक MSME की बात है, जैसा मैंने आपसे कहा कि सरकार ने बहुत ही अच्छी स्कीम लेके आए थे और कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि थर्ड वेव आएगी, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एज IBA गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी किया है कि इस स्कीम को 1 साल और बढ़ा दें। इसमें हमने 2 रिक्वेस्ट और भी करी हैं। एक रिक्वेस्ट हमने ये भी करी है कि जो सेक्टर हमारे पास में इसके अंदर थे कवर्ड, वो सिर्फ 50 करोड़ तक के वाले MSME थे, जबकि MSME आजकल टर्नओवर मेथड से डिटरमाइंड होती है। तो उसमें जो बाकी के सेक्टर्स हैं MSME के, उनको भी अगर इसमें कवर कर दिया जाए, क्योंकि ये पैंडेमिक ने करीब करीब सभी सेक्टर्स को, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो मझले हों, चाहे बड़े हों, सभी को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किया है। बड़ों के पास में कुछ लॉस एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी थी, तो उन्होंने आसानी से इसको एब्जॉर्ब कर लिया। पर अब जो थर्ड वेव के बाद शायद मिडिल सेगमेंट को भी इसकी जरूरत पड़े, तो ये जो 50 करोड़ की लिमिट है का जो क्राइटेरिया था, इसको अगर हटा दिया जाए तो एंटायर सभी सेक्टर्स जो MSME के हैं वो इसमें कवर हो सकते हैं। ये 2 परिवर्तन अगर इसमें हम बजट के माध्यम से इसमें लेके आते हैं तो बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज, मैं नीलेश शाह जी ने जैसा कहा उस बात को पूरा सपोर्ट करते हुए मैं ये भी कहूंगा कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है और हाउसिंग है, ये 2 ऐसे सेक्टर हैं जो बहुत ही लेबर इंटेंसिव हैं, जिसमें लेबर, जिसके पास में अर्निंग भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी होगा, उसके पास कंजम्पशन की कैपेसिटी भी आएगी, प्लस ये जो सेक्टर है इससे मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं, जैसे स्टील है, आयरन है, जैसे सीमेंट है, कॉपर वायर्स हैं, फैंस हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, हाउस होल्ड गुड्स हैं, कि जब भी कोई नया मकान बनता है तो बहुत सारी चीजें उसमें काम में ली जाती हैं, तो उन सब सेक्टर्स को बूस्ट मिलेगा। तो इसमें 2 चीजें की जा सकती हैं। जैसे एक हमने रिक्वेस्ट ये भी करी है कि सेक्शन 24 के अंदर अभी इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है, तो वो 2 लाख तक ही सीमित है। अगर उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेतन भोगी हैं, जो उनको लगेगा कि चलो मेरे को टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है और मकान बना लेने के लिए बिल्कुल सही समय है, तो वो उस चीज में शुरू करेंगे। और वो अगर हाउसिंग लोन लेंगे तो डेफिनेटली जो हाउसिंग की जो एक्टिविटी है उसमें बढ़ावा मिलेगा, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और बाकी की इकोनॉमी को पुश मिलेगा। और दूसरा जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का निर्माण किया है, जहां पे बहुत एम्बिशियस प्लान है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर वो प्लान ऑन ट्रैक पे और उसकी प्रॉपर फंडिंग बजट के थ्रू हो जाती है तो उससे भी सरकार कैन प्रोपेल दी एंटायर इकोनॉमी। उसमें क्या होगा कि बजट को, इस बजट के माध्यम से इन सेक्टर्स में प्रॉपर अलोकेशंस करके हम पूरी इकोनॉमी को आगे खींच के ले जा सकते हैं, एक ड्राइवर के रूप में खींच के लेके जा सकती है सरकार, और जिससे पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट मिलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो पूरे सिस्टम को सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हमें नज़र रखनी पड़ेगी सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जाते जाते क्विकली नीलेश, आपसे एक चीज़ हर निवेशक जो इस समय जानना चाहता है कि बाजार इतना नर्वस किस चीज़ को लेकर है? इंटरनेशनल क्यूज़, महंगाई, फेड के कदम, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, या फिर बजट का डर? मेरे हिसाब से बजट का डर नहीं होगा। हालांकि पिछले 10 साल में 7 बार मार्केट ने बजट के पहले करेक्शन दिया है, बट मेरे हिसाब से इस बार बजट का डर मार्केट को नहीं होना चाहिए। जो डर है वो आपने जो बाकी फैक्टर्स बताए उसके ऊपर है। ग्लोबली ब्याज की दरें बढ़ रही है, महंगाई का डर लग रहा है लोगों को, जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ गया है, चाइना ताइवान से, रशिया यूक्रेन से, मिडिल ईस्ट में भी ऑयल के दाम ऊपर जा रहे हैं बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। तो एक हेल्दी करेक्शन मार्केट में आ रहा है, जहां पे मुझे लगता है कि हर करेक्शन एक निवेशक के लिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनेगा। वैल्यूएशन आज भी मार्केट के फेयर वैल्यू के आसपास है, सो ये एक इक्वल वेट मार्केट है। यहाँ पे आप अंडर वेट है तो करेक्शन का लाभ उठा के निवेश कर सकते हैं, और अगर इक्वल वेट है तो आप अपनी SIP चालू रखिए। दैट शुड बी दी वे फॉरवर्ड। राइट, ऑल राइट नीलेश भाई, अरविंद जी,
मिस्टर मेहता, ऑल थ्री ऑफ यू, हमारे साथ आज बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ अहम मुद्दों पे आप लोगों ने प्रकाश डाला कि इस बार बजट 2022 ग्रोथ को किस तरह से और एक रिवाइटलाइज कर सकता है और इकोनॉमिक सिचुएशन को भी हमारे लिए एनालाइज किया। मिहिर और मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। धन्यवाद।